अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.1। The statement is compare magnitudes of electrical and gravitational forces exerted on an object mass 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first. Gravitational force और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और वो दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितने मैसेज के हैं 10 ग्राम के एग्जिस्ट कर रही हो, और इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो आइडेंटिकल चार्जेस जो कि 20 माइक्रोकूलम के हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही हो, और दोनों ऑब्जेक्ट्स और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें गिवन डाटा क्या है। तो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि एक जैसे हैं, तो दोनों का मैस बिल्कुल सेम होगा 10 ग्राम। तो सबसे पहले इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो बाय डिवाइडिंग इट 1000 इट विल बी 0.01 इन किलोग्राम। सिमिलरली Q1 और Q2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं 20 माइक्रोकूलम, और माइक्रो की जगह पर 10 की पावर -6 आ गया। और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 10 सेंटीमीटर का है। 100 से डिवाइड किया तो ये डिस्टेंस कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब कंपैरिजन का मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इनमें एक्चुअली रेशो को कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेशो ही एक्चुअली हमें कंपैरिजन बताएगी। तो सबसे पहले हम दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। देन हम इन दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे, और एट द एंड उन दोनों फोर्सेस की रेशो ले लेंगे। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे। सो वैल्यूज़ पुट करते जाएं। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9, Q1 और Q2 क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो दोनों की वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम, वेयर डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज़ 0.1 मीटर। अब जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो आंसर आएगा दैट इज़ 360 न्यूटन। अब इसी तरह से बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट कर लें। तो उसके लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन m1 एंड m2 इज़ गिवन बाय g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ g इज़ गिवन 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। m1 and m2 both are identical objects, so 0.01 kg into 0.01 kg, and distance between m1 and m2 is 0.1 meter। सो यहाँ पर भी जब सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो सॉल्व करने के बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आई 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -13 न्यूटन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ चुकी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आ चुकी है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दी, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो गया, और दोनों फोर्सेस की जो रेशो आई दैट इज़ 53.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 13। यूनिट कोई नहीं होगा क्योंकि न्यूटन न्यूटन से ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। सो ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इक्वल टू 53.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 13 टाइम्स
to the magnitude of force of gravity. Numerical problem number 12.2. Calculate the net electrostatic force on Q as shown in the figure. फिगर में एक चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज Q2 है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, बट दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है 1 माइक्रोकूलम। थर्ड चार्ज है Q। हमने इस चार्ज Q के ऊपर Q1 और Q2 की वजह से एक्ट करने वाली नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस चार्ज Q के ऊपर Q1 की वजह से एक्ट करने वाली फोर्स F1 को कैलकुलेट करेंगे। देन इसी चार्ज Q के ऊपर Q2 की वजह से एक्ट करने वाली फोर्स F2 को कैलकुलेट करेंगे। एंड देन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 -1 माइक्रोकूलम एंड Q जिसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है, दैट चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम। अब जाहिर सी बात है, जब हम F1 और F2 को ऐड करेंगे तो हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू ऐड करवाएंगे और उसके लिए हमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल थीटा जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा अप्लाई करता हूँ तो टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाली साइड होगी और थीटा के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ है 0.8 मीटर और बेस कितनी है इस राइट एंगल ट्रायंगल में 0.6 मीटर। यहाँ से अगर मैं थीटा कैलकुलेट करूं तो वो हमारे पास आ रहा है 53.2 डिग्री। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q बाय द चार्ज Q1 व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q इज 1 मीटर। बाय यूजिंग कूलम्स लॉ Q1 अपॉन आर स्क्वायर तमाम वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा इन बिटवीन Q1 एंड Q, दैट इज़ +36 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -3 न्यूटन, एंड दैट इज़ रिपल्सिव फोर्स बिकॉज फोर्स इज़ पॉजिटिव because Q1 and Q2 are like charges। बिल्कुल इसी तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q by the charge Q2 again by using Coulomb's law and replacing all the given values, the magnitude of force between Q and Q2 is 36 multiplied by 10 raised to the power -3 न्यूटन, and that force is attractive force because force is negative because Q and Q2 are unlike charges। अब अगर हमने इस चार्ज Q के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें F1 और F2 को ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी so we have to use the method of vector addition by its rectangular components or head to tail rule। तो मैं यहाँ पर वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए F1 और F2 को ऐड करवाऊँगा और एट द एंड रिजल्टेंट फोर्स F को कैलकुलेट कर लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे F1 और F2 को कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, जिस वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करना हो सबसे पहले उस वेक्टर की
टेल के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करें। तो यही हमने किया है यहाँ पर, F1 की टेल के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा कर दिया। अब F1 के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमारी F1 जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी। सो जब हमने F1 के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मेरे पास F1 का वर्टिकल यानी कि y कंपोनेंट आया, और जब F1 के हेड से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मेरे पास F1 का हॉरिजॉन्टल यानी कि x कंपोनेंट आया। बिल्कुल इसी तरह से F2 जिसकी डायरेक्शन ये है, इसको भी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया F2x और एक वर्टिकल कंपोनेंट आया हमारे पास F2y। नाउ अगर ये एंगल थीटा हो जो कि 53.2 डिग्री है, देन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ज्योमेट्री ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 53.2 डिग्री होगा। ओके, अब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इक्वल होगा F1x प्लस F2x के, एड F1x F1 cos थीटा, F2x F2 cos थीटा, और क्योंकि F1x और F2x दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है तो दोनों के साथ हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन को अटैच करेंगे। F1 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 वेयर थीटा इज़ 53.2 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से F2 वो भी 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 न्यूटन ही है। नेगेटिव साइन को यूज़ नहीं करना क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की नेचर को बता रहा है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। सो सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा फोर्स का, दैट इज़ 43.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरह से फोर्सेस का जो रिजल्टेंट y कंपोनेंट आएगा वो इक्वल होगा F1y प्लस F2y के। अब अगर आप डायग्राम में और पहले की गई कैलकुलेशंस में गौर से देखें तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या है, बराबर हैं। F1 का एंगल x एक्सिस के साथ थीटा है, F2 का एंगल भी x एक्सिस के साथ थीटा ही है। इट मीन्स कि F1 और F2 इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इसीलिए जब हम रिजल्टेंट y कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। F1 36 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन वेयर थीटा इज़ 53.2 डिग्री, और यहाँ पर हम एक माइनस साइन को इस्तेमाल करेंगे। माइनस साइन को क्यों चूज़ करेंगे, वो इसलिए क्योंकि F2 साइन थीटा की जो डायरेक्शन है वो F1 साइन थीटा के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। क्योंकि F1y और F2y दोनों एंटी पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए F1y माइनस F2y को इस्तेमाल करेंगे। सो F2 वो भी 36 10 की पावर -3 न्यूटन है और थीटा वो अगेन 53.2 डिग्री है, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो रिजल्टेंट y कंपोनेंट विल बी 0। अब हमारे पास रिजल्टेंट x कंपोनेंट भी आ चुका है, रिजल्टेंट y कंपोनेंट भी आ चुका है। तो अब अगर हमने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो वो हमारे पास बराबर होगी Fx² प्लस Fy² होल का स्क्वायर रूट। Fx ये वैल्यू पुट कर दी, Fy 0 था तो मैंने यहाँ पर वो पुट नहीं की क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है पुट करने का। अब क्या हुआ, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया दैट इज़ 43.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 न्यूटन। अब फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए थीटा इक्वल्स tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड सिंस वर्टिकल कंपोनेंट इज़ 0 सो tan इनवर्स 0 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो थीटा इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस। सो अब टोटल फोर्स को जब हम लिखेंगे
तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, और जहाँ पर एक रिप्लेस करेंगे यूनिट वेक्टर आई को, जो इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करवाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है वो लाई कर रही है। सो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.3। अ पॉइंट चार्ज Q -8 into 10⁻⁸ कूलम is placed at the origin. Calculate electric field at a point 2 meter away from the origin on z axis. एक पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड -8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ कूलम है, उस पॉइंट चार्ज को हमने ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया हुआ है, और हमने इस पॉइंट चार्ज से 2 मीटर के फासले पर अलॉन्ग जी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो डाटा क्या गिवन है, Q -8 10⁻⁸ कूलम, और ऑन द जी एक्सिस हम जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं P, उस पॉइंट P और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस R है वो 2 मीटर है, और इस पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय KQ/R²। K की वैल्यू रिप्लेस कर दी, चार्ज की वैल्यू रिप्लेस कर दी, माइनस को यहाँ पर लिख दिया, और जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से हमारे चार्ज तक का डिस्टेंस R कितना है, 2 मीटर। सो वो 2 मीटर भी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आया -180 न्यूटन पर कूलम। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम किस तरह से बताएंगे। कंसिडर कि मैं इस पॉइंट P के ऊपर एक टेस्ट चार्ज Q0 को प्लेस करता हूँ, तो ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स दिस नेगेटिव पॉइंट चार्ज विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = E × Q। और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन अलॉन्ग जी एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अलॉन्ग जी एक्सिस ही होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर K को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 180 न्यूटन पर कूलम, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलॉन्ग जी एक्सिस। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.4। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R = 4I + 3J मीटर caused by a point charge Q 5 × 10⁻⁻6 कूलम placed at the origin। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया गया है, और हमने इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 4I यानी कि अलॉन्ग x एक्सिस 4 यूनिट्स मूव करेंगे, 3J यानी कि अलॉन्ग y एक्सिस 3 यूनिट्स मूव करेंगे, तो ये पॉइंट P जो है वो हमारे पास बनेगा जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो अब अगर मैं इस पॉइंट P और इस चार्ज Q के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो डिस्टेंस को मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगा। देखें यहाँ पर एक अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने के बाद मेरे पास जो R की वैल्यू आई, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस पॉइंट P, दैट इज़ 5 मीटर। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज़ KQ/R², और ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और साथ में एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब यूनिट वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस कर दें। K 9 × 10⁹ चार्ज 5 × 10⁻⁻6 कूलम, R डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज Q एंड पॉइंट P एट विच वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 5 मीटर। क्यूब कैसे आया यहाँ पर R² है, यहाँ पर R है, तो ये हमारे पास हो जाएगा R3। और वेक्टर
दैट इज़ 4i + 3j। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, आंसर विल बी 360। 360 को ब्रैकेट के अंदर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 1440i + 1080j न्यूटन पर कूलम। प्रॉब्लम नंबर 12.5, 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance of 3 meter. Find and justify the zero field location. एक चार्ज Q1 जो कि नेगेटिव है, सेकंड चार्ज Q2 जो कि पॉजिटिव है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 मीटर। क्या इन दोनों अनलाइक चार्जेस के दरमियान किसी तरह का न्यूट्रल जोन, किसी तरह का फील्ड फ्री रीजन एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान किसी तरह का न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि जो फील्ड फ्री पॉइंट होगा, जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट होगा, वो या तो Q1 से अवे होगा या तो Q2 से अवे होगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट P जो है वो Q1 से x डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और इसी x की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। सो गिवन डाटा इज़ Q1 इज़ -10⁻⁻6 कूलम, Q2 इज़ +4 multiplied by 10⁻⁻6 कूलम, distance between Q1 and Q2 is 3 meter and we have to calculate the distance of point P from the charge minus Q1 which is x. So सबसे पहले हम इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 कैलकुलेट करेंगे, देन इसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2 को कैलकुलेट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज़ K/1/r²। अब Q1 से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है? x। सो r किसकी इक्वल हो जाएगा? x की इक्वल हो जाएगा। सो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, उसको हम E2 से शो करवा रहे हैं, और पॉइंट P और चार्ज Q2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 3 + x है। सो r इज़ 3 + x, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, E1 मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2 शुड बी इक्वल टू 0। ये कैसे आया हमारे पास? देखें, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q1। अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूँ तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एट द सेम टाइम दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। Q2 इसे रिपेल कर रहा है विद द फोर्स F1, जबकि Q1 इसे अट्रैक्ट कर रहा है विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F2। अब अगर F1 की ये डायरेक्शन है तो E1 की भी यही डायरेक्शन होगी, अगर F2 की ये डायरेक्शन है तो E2 की भी यही डायरेक्शन होगी, और क्योंकि E1 और E2 दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी E1 + E2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तभी हमारे पास ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि ज़ीरो फील्ड वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तभी तो उसे हम ज़ीरो फील्ड लोकेशन का नाम दे रहे हैं। अब E2 को इधर लेकर आए तो ये नेगेटिव हो गया, E1 की ये सारी वैल्यू पुट कर दी, E2 की ये सारी वैल्यू पुट कर दी, जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल आउट कर दिया, रिमेनिंग एक्सप्रेशन ये रह गया। दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, सो 1/x = 2/3 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं Q1 से 3 मीटर के डिस्टेंस तक मूव करूँगा तो 3 मीटर के ऊपर जो पॉइंट P आएगा उस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। आप यही पॉइंट P Q2 से अवे भी ले सकते हैं। देन हमारे पास उस पॉइंट P और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, और Q1 और पॉइंट P के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 3 + x होगा।
और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप ज़ीरो फील्ड लोकेशन का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे आप ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट Q1 से अवे ले लें, चाहे Q2 से अवे ले लें, दोनों केसेस में जो आंसर है वो अलग अलग आएगा, लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल ठीक जो है करेक्ट कंसिडर होगा। सो आई होप सो कि आपको आज के ये 5 न्यूमेरिकल्स इजीली अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।